लफ्जों से जिंदगी की नई और सच्ची तस्वीरें बनाकर कविता को इबादत बनाने देने वाले हम सब के बड़े हमारे सरपरस्त, हिंदी और उर्दू डाइस पर यकसा मोहब्बत के साथ पूरी दुनिया में अपनी कामयाबियों का परचम बुलंद करने वाले हमारे और आपके बड़े मोहतरम सुरेंद्र शर्मा जी से बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं। कितनी फोटो खींचेगा? 50 तो खींच चुका। खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया। हमारे बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इतनी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी मैंने शायद नहीं देखी। एक ही दीवार के अंदर आप बंधे हुए हैं। शायद एक पूना में है नाडार यूनिवर्सिटी, वो भी इसी तरह से बनी हुई थी। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम इतना बड़ा भी मैंने नहीं देखा जो आपका बराबर से। उसके लिए बाबा साहब को और सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं यहाँ, भाई ने बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। अब मुझे पता लग गया चापलूसी राजनीति में नहीं, साहित्य में भी होती है। जब किसी की पढ़ाई ज़्यादा हो जाए तो एक षड्यंत्र भी होता है कि अगर इस लायक नहीं निकला तो ख़त्म हो जाएगा। मुझे सम्राट कह देते हैं, मैं तो चपरासी हूँ। सम्राट कहने का मतलब है आगे बढ़ने की उम्मीद खत्म हो गई। चपरासी कह दो तो इसका मतलब आगे बढ़ने। मैं सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति कहता है। और बता दूं, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। बाबा साहब, देखा आपने, ये सब पढ़े लिखे हैं जो अगले जन्म पर विश्वास कर रहे हैं। जिंदगी में आज को जीना सीख जाओगे तो कल महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूँ आपको। और मुझे भी किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन। मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं मंदिर में नहीं जाता, बहुत कम जाता हूँ। तभी जाता हूँ जब मंदिर वाले प्रोग्राम करें। वहाँ जाकर ईश्वर की आंख में आंख डालकर बात करता हूँ, झुका करके बात नहीं करता। ईश्वर से एक ही बात कहता हूँ, तूने बहुत दे दिया मुझे, जितना वापिस चाहिए मुझसे ले ले। भगवान को भी तो लगना चाहिए ना, सारे भिखारी नहीं आते, कोई बादशाह भी तेरे दर में।
जिंदगी में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ जी। जिंदगी में कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया वो सब महत्वपूर्ण है। वाह वाह। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। क्या कहना। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूं मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहे। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तू ऊपर से नीचे की ओर आती है इसलिए मीठे से खारी हो जाती है। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता है। बाबा साहब मैंने इन साधुओं के चक्कर में, ऋषि मुनियों के चक्कर में कभी गंगा में स्नान नहीं किया। इन्होंने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई अपना पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊँ और वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा। और थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ आपको। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं हरियाणा का हूँ और हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और कोई स्टेट के बेटे 100% बात नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60 हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो सारे को आज ही कूट काट करके चलो उसको। अच्छा मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हुआ। बाबा साहब इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बाबू से शिकायत की सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या बता रही। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध हम कभी नहीं कर सकते। अच्छा मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपने कांटे हुए, शायद हमको मालूम भी नहीं हुआ। अभी इसने तो बहुत अच्छी कविता पढ़ी।
वरना आज के कवि तो 1 लाख रुपए में पाकिस्तान को खत्म कर देते हैं। पता भी उसको, पाकिस्तान को पता भी नहीं लगता कि यहाँ पर खत्म हो चुका है। और मैं उन कवियों से एक ही बात कहता हूँ, यार मुझे एक बात बताओ, पड़ोसन के बांझ होने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी क्यों? किसी मुल्क को बदनाम करके या बर्बाद करके हम थोड़ी आबाद हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान, उससे कहिए आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू जीतता है कि हम जीतते हैं। आखिरी लड़ाई होनी चाहिए, तू जीतता है कि हम जीतते हैं। पूछ कह देना पाकिस्तान से, आखिरी लड़ाई लड़ ले, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले, तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग सब, हम किसी मुल्क को बर्बाद करने के लिए थोड़ी बने हैं। मुल्क को आप, वो भी सफल होगा, हम भी सफल होंगे, और हथियार नहीं खड़ेंगे तो ट्रम्प बर्बाद हो जाएगा। मैंने अभी नए साल पर भगवान से बात की थी जी, कर ली क्या मैंने तुरंत ही। मैंने उससे कहा, आज तक मैंने कहा भगवान जी आपने आज तक कोई तरक्की नहीं की, हमने की है। कार बना दी, हवाई जहाज बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तेरे कुछ नहीं। कुछ एक्स्ट्रा जैसे पैदा करता तो कुछ एक्सेसरीज डाल देता, एक आधा एक्स्ट्रा किडनी, एक आधा एक्स्ट्रा आँख डाल देता, ताकि हमें दिक्कत पैदा नहीं होती कभी भी। आज तक वैसा का वैसा पैदा करा है। फिर मैंने उससे एक विनती की, अगर इतना नहीं करता तो इस पर आपकी आशीर्वाद तालियां चाहूँगा, इतना नहीं करता तो इतना तो कर दे। तू अगर इंसान बनाता है तो उसमें थोड़ी इंसानियत भी डाल। और पूरे संसार में जो युद्ध होते हैं, मनुष्य का एक बात करें, विश्व शांति हो जाएगी। एक फार्मूला अपना ले, जो भी 2 देश आपस में लड़े उसके एक एक लीडर को अपने पास बुला ले, एक भी युद्ध नहीं हो सकता। ट्रम्प सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला लें, दूसरा देश सोचेगा कहीं नहीं बुला लें। इन 2 लीडरों की वजह से युद्ध होते हैं, आदमियों की वजह से कभी भी आज तक। अब बच्चे बैठे हैं यहाँ पर साहब, लड़कियां भी बैठी हैं। महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। विश्वास नहीं, मान लीजिए आप चंडीगढ़ से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें पानी पर जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे। ये कोमलता हम में लोगों में होती सदा से। और कहना चाहता हूँ, एक युवक पीढ़ी बैठी है, तो कभी जिम मत जाना, कभी एक्सरसाइज मत करना, कभी दौड़ मत लगाना, वरना उम्र कम हो जाएगी। मेरा रिसर्च वर्क है। तो देखो, घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और टेडी, तुम मानते हो भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोग उससे ज़्यादा एक नहीं ले सकते? आप मानते हो ना? मानते तो फिर ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे, घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहोगे।
अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। सीधी सी बात। और कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। बड़ा अपराध रहा जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय नहीं बनाते तो हम सब लोग आज भारतीय होते। सही बात है। वाह वाह। और मैं इन सब ऋषि मुनियों से एक ही बात पूछता हूँ, मुझे एक बात बता दो, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? इस बात का जवाब मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? इंसानियत खत्म होगी और कुछ नहीं हुआ। बस 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। स्वागत। किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं हुआ संसार में। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह वाह वाह। 4 पंक्ति और बताना चाहता हूँ आपको। और इन पंक्तियों में व्हाट इज योर हाइट, किसी का पद प्रतिष्ठा या ये हाइट नहीं है, योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में गहराई नहीं है तो आपकी हाइट का कोई मतलब नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। और 4 पंक्ति दे देता हूँ साहब, एक कविता सुना देता हूँ। स्वागत स्वागत। जैसे आप तो बच्चे हैं साहब, बाद में आपकी ब्याह भी होगा, बस वहीं से पीड़ाएं शुरू हो जाएंगी। दोनों तरफ की है। एक जमाना था जब हम ये सोचते थे जी, पता नहीं कैसी सास मिलेगी, अब ये सोचते पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। मैंने अभी एक से बात की, मेरे ब्रदर का बेटा था, 40 लाख का पैकेज था उसका। उस लड़की की माँ ने कहा जी देखो वह एक ही है हमारे साथ, मेरी लड़की कुत्ता साथ में लेकर आएगी। मैं जी कोई ऐसा नहीं है, देखिए जी भोगने का काम हम घर में ही कर लेंगे, बार बार नहीं करते। और हम पतियों को तो सपने में भी होशियार रहना पड़ता है। तुम्हारी शादियों भी इसलिए बता रहा हूँ। एक पति सपने में बड़बड़ा रहा था रूबी रूबी रूबी, उसकी पत्नी ने उठाया उसे, बोले कौन है रूबी? पति समझ गया, बोले घोड़ी का नाम है। बोले क्या मतलब? बोले मैं सपने में रेस कोर्स में बैठा था, इस घोड़ी पर पैसे लगा दिए थे जिसका नाम रूबी था, तो पीछे रह गई थी तो मैं इसे बढ़ावा दे रहा था रूबी रूबी रूबी। अगले दिन पति आया तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था। वही बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ, मैं किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैंने ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी, उसके लिए अभी से काहे को टेंशन लेने। अच्छा हम लोग नेगेटिव लोग बहुत हैं,
हरियाणा में तो 100% 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक एक पर मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दो, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग ले। मुझे कुछ नहीं, 3 सालों को फिर से काला कर दिया। हम खुद चाहते हैं दूसरा बर्बाद हो जाए। और इस पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूंगा। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती। हम आज दूसरे के सुख से दुखी होने लगे, इसलिए हम तकलीफ के अंदर हैं। मैं एक कविता सुना देता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत। अब इस कविता के दौरान कोई नहीं जाना, बस आप बच्चे हैं। कभी आपके पिता ने बताया होगा बेटे कमरे में गुजारा करते थे, पिता ने नहीं तो दादा ने बताया होगा एक कमरे से गुजारा करते थे। कमरे से कोठी में भी आ गए हो गए, फ्लैटों में आ गए। तुमने क्या कुछ खो दिया, उसकी कविता पढ़ना चाहता हूँ। सब कहते हैं हम भारतीय हो जाए, मैं कहता हूँ हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो पाए। सीधी सी बात है। बस 10 मिनट की बात है। इस कविता के दौरान जिसके लिए मैं आता हूँ यूनिवर्सिटीज में, बस इस कविता के लिए आता हूँ। आपको लगेगा घर चल रहा है। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। अरे वाह 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 वाह। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था। कोठी में मेहमान आते सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा एक वक्त था सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूँ अब ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाए। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। जो चादर, उस चादर से बड़े हो गए हमारे के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बच्चे से पूछ लो माँ बाप, कहता है वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करके मिटाए। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। शायद इससे बड़ी पंक्ति आपके इस मंदिर में मैं नहीं कह पाऊंगा। अच्छा लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूँगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ कहते हैं। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काटकर माँ बाप तुम्हें इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। कभी लायक हो जाओ तो इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो।
पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। याद रख लेना, बाप बेटे के दो ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए तो बेटा उसका हाथ। अरे वाह 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 वाह। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाकी की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। आदमी पहुँच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजते हैं। मुल्क एजुकेटेड हुआ है, लर्नड नहीं हो सका आज तक। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता अपने भाई के दरवाजे तक। और आज इस ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूँ, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदियाँ खाइयाँ। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी। तालियां कमजोर मत करो यार। आज अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सके। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाए, पर जिंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप से जुड़ोगे तो आपके बच्चे भी जिंदगी भर आपसे जुड़ते रहेंगे। और इन 4 पंक्तियों में मुझे विदाई दे देना। ये 4 पंक्तियां हैं, राजनीति कुछ भी कहे लेकिन हम क्या सोचें, मुल्क हमारा भी है। अब आपकी आशीर्वाद की तालियां चाहूँगा साहब। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न